Hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to understand SF500, right? SF500 को हम रिवाइज करेंगे। SF500 क्या है? अबाउट ऑडिट एविडेंस, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस की, कि ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है। अब ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर लगा के गैदर करता है, ठीक है। ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाता है, ऑडिट एविडेंस गैदर करता है। तो जो ऑडिट एविडेंस गैदर कर रहा है वो एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। वो एक इन्फॉर्मेशन है जो ऑडिटर यूज़ करता है कंक्लूजन पे आने के लिए, ठीक है। और उन कंक्लूजन्स पे ओपिनियन बेस्ड होता है, मतलब एक तरीके से प्रोसीजर लगाए, एविडेंस गैदर करे, ठीक है। तो वो एक इन्फॉर्मेशन है। तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के साथ में ब्रैकेट पे मैंने इन्फॉर्मेशन लिख लिया, फिर कंक्लूजन एंड देन फिर जो है ओपिनियन। तो इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज़ करता है, ठीक है, टू अराइव एट ए कंक्लूजन, और इस कंक्लूजन के बेसिस पे ऑडिटर ओपिनियन बेस्ड है। अभी जो एविडेंस है, ऑडिट एविडेंस इंक्लूड बोथ इन्फॉर्मेशन, या तो एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन उसको अदर सोर्सेज से मिली है तो वो भी इन्फॉर्मेशन इधर आती है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से इन्फॉर्मेशन है एंड अदर सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन दोनों इधर है। तो ऑडिटर क्या करता है? अपनी ऑडिट प्रोसीजर को डिज़ाइन और परफॉर्म करता है, ठीक है, जो सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है। तो जो भी सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है, ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर जो है वो डिज़ाइन करता है, परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, और गैदर करता है एविडेंसेस। तो जो प्रोसीजर होती है वो डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस होती है। अब हमने जैसे बात करके रखी थी कि ऑडिटर जो है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ज़्यादा करेगा। तो सफिशिएंट मतलब एक सफाइस क्वांटिटी में ऑडिट एविडेंस ज़्यादा करेगा, एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस मतलब कि प्रॉपर क्वालिटी में ऑडिट एविडेंस ज़्यादा करेगा, राइट। अब पॉइंट ये आता है कि सफिशिएंट क्वांटिटी का मतलब क्या। तो सफिशिएंसी जो है वो अफेक्ट होता है, अफेक्टेड बाय रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि अगर ज़्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो आपको ऐसे केस में क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ती है, ठीक है। या क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस से भी डिपेंड करता है कि अगर कभी क्वालिटी कम हो तो ऐसे केस में हमें जो है ज़्यादा क्वांटिटी में ऑडिट एविडेंस गैदर करने पड़ते हैं। तो सफिशिएंसी इज़ अफेक्टेड बाय रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड क्वालिटी। रही बात है क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, तो क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस जो है वो अफेक्टेड बाय रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस, कि ये पर्टिकुलर जो है वो रेलेवेंस एंड रिलायबल है। क्योंकि मैं अगर क्वालिटी की बात करूँ तो ये ये उस क्वालिटी का है, ठीक है, ये रेलेवेंट और रिलायबल है, ये रेलेवेंट एंड रिलायबल है इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट, ये रेलेवेंट और रिलायबल है इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट, कि कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए ये रेलेवेंस और रिलायबल है, ठीक है। जैसे कि हमने क्वांटिटी की बात करी, तो क्वांटिटी अफेक्टेड बाय रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड क्वालिटी, एंड क्वालिटी का मतलब क्या है कि ये रेलेवेंट एंड रिलायबल है इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द कंक्लूजन, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ऑडिटर्स ड्यूटी व्हेन एन इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। तब पॉइंट ये है कि जब इन्फॉर्मेशन को हम ऑडिट एविडेंस जैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, जब भी इन्फॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस। अब इन्फॉर्मेशन ऑडिट एविडेंस जैसे क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि उस एविडेंस के बेसिस पे आप कंक्लूजन डिटरमाइन करोगे एंड उस कंक्लूजन के बेसिस पे ओपिनियन होगा, राइट। तो वो इन्फॉर्मेशन है जो एविडेंस है। ऐसे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, पर कुछ इन्फॉर्मेशन हम उसे एज एन ऑडिट एविडेंस गैदर मानते हैं, ठीक है। तो ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? तो देखो, आप इन्फॉर्मेशन जो है टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस ना, इन्फॉर्मेशन को आप ऑडिट एविडेंस जैसे यूज़ कर रहे हो, तो देखो इन्फॉर्मेशन जो किसने बनाई, मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने बनाई है कि इन्फॉर्मेशन उसका एंटिटी से गैदर हुई है, वो मैटर करता है। तो देखो, मैं आपको समरी में बोल दूँ कि इन्फॉर्मेशन जो है ऑडिटर यूज़ करता है। ऑडिट एविडेंस क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन ऑडिटर यूज़ करता है, ठीक है। एविडेंस है कि इन्फॉर्मेशन होती है जो ऑडिटर यूज़ करता है एक कंक्लूजन पे अराइव होने के लिए, ठीक है, और जिस कंक्लूजन पे ओपिनियन बेस्ड होते हैं, और उसके अंदर दोनों इन्फॉर्मेशन होती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की इन्फॉर्मेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन। बात आती है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट की, तो उसमें सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी। क्वांटिटी अफेक्टेड होता है जिसको मटेरियल स्टेटमेंट और क्वालिटी से, और क्वालिटी अफेक्ट होता है रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, मतलब क्वालिटी मतलब कि रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द एविडेंस। और फिर हमने पढ़ा कि ऑडिटर की ड्यूटी क्या है इन रिस्पेक्ट टू इन्फॉर्मेशन। अगर वो ऑडिट एविडेंस जैसे यूज़ कर रहा है तो ऐसे केस में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पहले देखिए कि इन्फॉर्मेशन अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने प्रिपेयर करी है कि एंटिटी ने प्रिपेयर करी है, राइट। फ़र्क पड़ता है। देखो, पॉइंट ये है कि इन्फॉर्मेशन अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने प्रिपेयर करी है, कि भैया मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, इसने इन्फॉर्मेशन पूरी तैयार करके रखी है, तो ऐसे केस में आप ये देखो कि कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी हम ऐसे 620 पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर वो ऑडिटर एक्सपर्ट की बात करेंगे। पर ऑडिटर एक्सपर्ट और मैनेजमेंट एक्सपर्ट में जो चेकिंग करनी रहती है वो एक कुछ हद तक सेम ही है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट में ऐसा बोलते हैं कि आप इवेल्यूएट करो कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट। क्या आप पहले उस एक्सपर्ट को समझो, देन उसके काम को समझो, अंडरस्टैंडिंग द एक्सपर्ट वर्क, ठीक है। एंड देन फिर बात आती है कि
अंडरस्टैंडिंग इवेल्यूट करो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ हिज वर्क एज ऑडिट एविडेंस, कि कितना वो अप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क एज ऑडिट एविडेंस, ठीक है। तो इवेल्यूट करो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क, राइट, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क एज ऑडिट एविडेंस, या देखो एक्सपर्ट का वर्क किस तरीके से मेरे एविडेंस से काम आएगा। अब इन्फॉर्मेशन अगर एंटिटी ने प्रिपेयर करके रखी, देखो उसके बाद मैं एक्सपर्ट की बात कर लूँ कि एक्सपर्ट कौन होता है। देखो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसको एक्सपर्टीज़ है पर्टिकुलर फील्ड में, पर वो अकाउंट्स और ऑडिटिंग की फील्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें तो अपनी एक्सपर्टीज़ है। तो ऐसे केस में एक्सपर्टीज़ है पर्टिकुलर फील्ड में, और जिसका नॉलेज पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज वो एंटिटी यूज़ करता है अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में, वो एंटिटी यूज़ करता है। क्योंकि इधर एक्सपर्ट को जो है मैनेजमेंट एंटिटी के एंगल से देखा जाएगा कि एक एक्सपर्ट है जिसके नॉलेज को एंटिटी यूज़ कर रहा है, एक्सपीरियंस को एंटिटी यूज़ कर रहा है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अगर इन्फॉर्मेशन एंटिटी ने प्रोड्यूस करी है, राइट, तो ऐसे केस में आप क्या देखोगे, जब इन्फॉर्मेशन जो है एंटिटी प्रिपेयर करता है, जब इन्फॉर्मेशन एंटिटी प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसे केस में आप ये देखते हो कि क्या इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है, कंप्लीट है, प्रिसाइज है, डिटेल्ड है। ये ACPD की हमने बात करी, राइट। अब देखो अगर इन्फॉर्मेशन जो है एक्सपर्ट ने प्रिपेयर करके रखा है, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने प्रिपेयर करके रखा है, तो इवेल्युएट करो वर्क ऑफ एक्सपर्ट। जब मैनेजमेंट ने प्रिपेयर करके रखा है, तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने अगर प्रिपेयर करके रखी इन्फॉर्मेशन, तब उसको इवेल्युएट करते हो। और इवेल्युएट करने के लिए अपन ने देखा कि कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, हम जो है बाकायदा अंडरस्टैंडिंग करते हैं एक्सपर्ट की वर्क की, और फिर इवेल्युएट करते हैं अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क। अब ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है बहुत ही डिटेल्ड है। अब ये जो डिटेल्ड है ये ऑडिटर एक्सपर्ट में भी कवर है, तो हम जो है वो उधर कवर करेंगे। पर हाँ, अगर हमको ऐसा क्वेश्चन दिखता है जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात कर रहा है, तो ऐसे केस में हम जो है उसको इधर भी कवर कर लेंगे। ओके, तो इधर जो है हम पढ़ेंगे कि मेथड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, की ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के मेथड। अब जो आप बोल रहे हो कि इन्फॉर्मेशन ऑडिटर यूज़ करता है एज एन ऑडिट एविडेंस, ठीक है, टू अराइव एट कंक्लूजन एंड ऑन दोज बेसिस ओपिनियन विल बी मेड। तो ऐसे केस में जो है आप किस तरीके से ऑडिट एविडेंस गैदर करते हैं। अब ऑडिट एविडेंस से प्रोसीजर लगा के हम गैदर करते हैं। तो प्रोसीजर आपको पता ही है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होता है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर होता है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर में जो है टेस्ट ऑफ डिटेल होता है, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। अब मेथड्स टू बी ऑब्टेन एज ऑडिट एविडेंस, तो 1 सेकेंड, तो किन किन मेथड से जो है ऑडिट एविडेंस गैदर करते हो। तो देखो, एक तो IOI, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, ये तो बहुत ही जनरल मेथड है, ठीक है। फिर अदर मेथड जो है अर्रे, ठीक है, अर्रे, तो एनालिटिकल प्रोसीजर, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये पर्टिकुलर मेथड है जिससे आप ऑडिट एविडेंस गैदर करते हो, ठीक है। ये पर्टिकुलर प्रोसीजर है एक तरीके से आप बोलो तो इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी और अर्रे। तो इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी और अर्रे, तो पहले हम इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी देख लेते हैं, राइट। अब इंस्पेक्शन क्या होता है कि एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन। तो जैसे एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट, ये इंस्पेक्शन कर रहे हो ताकि ये प्रोवाइड करे, ये जो इंस्पेक्शन कर रहे हो, ये एग्जामिन जो फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, ये प्रोवाइड करे ऑडिट एविडेंस। अभी आपको ऑडिट एविडेंस तो देगा, आपने एग्जामिन करा, आपको ऑडिट एविडेंस तो मिलेगा। ऑडिट एविडेंस ऑफ वेराइंग डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी, किसी की रिलायबिलिटी ज़्यादा रहेगी, किसी की रिलायबिलिटी कम रहेगी, डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। बनती बात है वो तो कि आपने एग्जामिनेशन कराया, एविडेंस जो है प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस, पर वो वेरी करता है। ऑडिट एविडेंस ऑफ वेरियस डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो एविडेंस जो है वो वेराइंग डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी में मिलते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट करते हुए, डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड सोर्स, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि जैसे कि आपने स्टॉक्स और बॉन्ड्स का इंस्पेक्शन करा, जैसे, ठीक है ना, आप इंस्पेक्शन का के लिए कर रहे हो कि आपने चलो ठीक है इसका इंस्पेक्शन करा, तो ये बताते हैं जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट, ठीक है, कि आपने स्टॉक और बॉन्ड का इंस्पेक्शन करा तो एग्जिस्टेंस आपको शो करा, या कोई एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का इंस्पेक्शन करा। तो कुछ पॉइंट्स है जैसे MCQ में आते हैं, तो आप या वो याद रख लेना, वो ज़्यादा बेटर है कि आपने स्टॉक और बॉन्ड का फिजिकल इंस्पेक्शन करा, तो चलो आपको दिख गया कि ऐसे बैलेंस शीट में देख रखा है, इधर भी देख रखा है, चलो है। अब जैसे कि कभी आप चेक करते हो कि जैसे कि आपको कोई रिसीवेबल है, वो रिसीवेबल जो है बैलेंस शीट डेट के बाद आपको मिले, ठीक है, रिसीवेबल जो है वो आपको बैलेंस शीट डेट के बाद मिले, ठीक है। तो ऐसे केस में वो क्या शो कर रहा है कि हाँ आपके डेटर एग्जिस्ट करते थे, उसका वैल्यूएशन आपको पता चला क्योंकि आपको मिले ना बाद में, तो एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन। तो ऐसे पॉइंट याद रख लो, स्टॉक और बॉन्ड का हमने समझ लिया कि वो एग्जिस्टेंस शो करते थे कि हाँ ये है,
हमने फिर बात करी रिसीवेबल की, तो रिसीवेबल में हमने देखा क्या वैल्यूएशन है, ठीक है, वैल्यूएशन और एग्जिस्टेंस हमको समझ में आया, जो कि इंस्पेक्शन के बारे में, और इंस्पेक्शन के बारे में हमने 3 एग्जाम्पल ले लिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंस्पेक्शन के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन भी आया था जहाँ पे ये बात करके रखी थी इन्होंने। तो इंस्पेक्शन का पूरा बताया है कि एग्जामिनेशन होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट्स, जो प्रोवाइड करते हैं एविडेंस ऑफ वेराइंग डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड सोर्स एंड कुछ फिर हमने एग्जाम्पल देखे कि देखो हमको इंस्पेक्शन करना जरूरी है, उससे हमको ये पता चलता है, राइट। अब देखो ऑब्जर्वेशन में भी एक बार डिटेल क्वेश्चन आ गया था। ऑब्जर्वेशन मतलब कि किसी की प्रोसेस को देखना, लुकिंग एट द प्रोसेस। तो वो जो प्रोसेस है किसी दूसरे ने करके रखी है, मैं तो सिर्फ विटनेस कर रहा हूँ। अब कोई दूसरा कर रहा है, मैं विटनेस कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यूजुअली क्या होता है कि जब स्टॉक ऑडिट होता है तो काउंटिंग प्रोसीजर होती है, ठीक है। तो काउंटिंग प्रोसीजर या कंट्रोल्स, तो परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल प्रोसीजर। देखो होता है काउंटिंग कि देखो इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही है, इन्वेंट्री काउंटिंग प्रोसीजर इधर, या परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल की कंट्रोल प्रॉपर्ली परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब पॉइंट ये है कि हम विटनेस कर रहे हैं प्रोसीजर, ठीक है, हम विटनेस कर रहे हैं प्रोसीजर जो दूसरा कर रहा है, ठीक है। अब हाउ द प्रोसेस परफॉर्म, किस तरीके से वो कर रहा है, वो डिपेंड होता है द एक्ट ऑफ बीइंग ऑब्जर्व, कि मैं उसको किस तरीके से देख रहा हूँ, राइट। बहुत ही बिहेवियरल पॉइंट था, पर ये पॉइंट को भी ऐड करा था, बहुत जेनरिक पॉइंट था कि हाउ द परफॉर्मेंस, हाउ द प्रोसेस इज परफॉर्म डिपेंड्स ऑन द एक्ट बीइंग ऑब्जर्व, राइट। फिर इंस्ट्रक्शन ऑब्जर्वेशन के बाद तीसरा पॉइंट आता है इंक्वायरी का। इंक्वायरी मतलब कि भाई, इंक्वायरी मतलब क्या होता है, आप इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हो, तो सीख कर रहे हो कोई सी इन्फॉर्मेशन किसी नॉलेजेबल पर्सन से, ठीक है। अभी जो इन्फॉर्मेशन आप सीख कर रहे हो ना नॉलेजेबल पर्सन से, ये इन्फॉर्मेशन कोई सी भी इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए लिखा हुआ है एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बहुत फिनेंशियल नॉन फिनेंशियल, एंटिटी के अंदर या एंटिटी के बाहर कहीं से भी। तो देखो आप इन्फॉर्मेशन सीख करो किसी नॉलेजेबल पर्सन से, और विद इन एंटिटी या आउटसाइड एंटिटी आप सीख कर रहे हो, ठीक है। तो आप इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हो, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हो, कोई सी भी इन्फॉर्मेशन किसी नॉलेजेबल पर्सन से विद इन एंटिटी या आउटसाइड दी एंटिटी, चलो ठीक है। अभी आपने करा, अब इंक्वायरी जो आप कर रहे हो वो रिटर्न हो सकता है, ओरल हो सकता है, इन द एंटिटी हो सकता है, आउटसाइड द एंटिटी हो सकता है। वो जो इंक्वायरी है वो थ्रू आउट दी ऑडिट होती है। तो आप इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हो नॉलेजेबल पर्सन से, एंटिटी के अंदर या बाहर कोई सी भी इन्फॉर्मेशन आप सीख कर रहे हो, और ये जो प्रोसेस है बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस होती है, वो थ्रू आउट द ऑडिट, ठीक है। अब ये चाहिए चलता है। अब ऐसा है कि आपने रिटर्न में कुछ पूछ लिया तो ठीक है, जब आप ओरल में पूछते हैं तो ऐसे केस में जो है आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ता है कि भैया अगर ओरल में इन्फॉर्मेशन अगर आपको किसी ने दी है तो ऐसे केस में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो, कि कल को कोई पूछे तो आप बता सको कि देखो ऐसा है कि इसने मेरे को बताया था, तो ले देखिए वो एक तरीके से रिटर्न ही हो गया। अब जैसे कि कभी कभी आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ता है और सामने वाले ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, तो वो भी एक तरीके से ऑडिट एविडेंस होता है कि भैया इसने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिया, वो भी एक ऑडिट एविडेंस होता है इन सब केसेस। चलो ठीक है, बाकी जो है इवेल्युएशन, देखो अब आपने जब इन्फॉर्मेशन गैदर करी, ठीक है, आप इंक्वायरी के थ्रू इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, तो इवेल्युएट करना रिस्पॉन्स, आपने कुछ पूछा सामने वाले ने बताया, तो इवेल्युएट करना उसको, वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो भी एक इंटीग्रल प्रोसेस है इंक्वायरी का। ऐसा नहीं कि पूछ के आया इन्फॉर्मेशन काम खत्म, इवेल्युएट भी करना, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को किसी ने मना किया तो वो भी जो है एज एन ऑडिट एविडेंस हो जाता है सब केसेस में। इनफैक्ट हमें इवेल्युएट भी करना चाहिए, क्योंकि इवेल्युएट करने से आपको एंटी ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर समझ में आता है कि किस तरीके से आपको जो है परफॉर्म करना है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। साथ ही साथ जो है कभी कभी इंक्वायरी आपको एक नई इन्फॉर्मेशन या कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी दे देता है, जो ऑडिटर पहले से प्रोसेस करके रखता था, उससे कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर को पहले कहीं नहीं मिली पर उस इंक्वायरी से उसको पता चला, तो उससे उसका फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी होता है चेंज। तो देखो हमने इंस्पेक्शन पढ़ा, हमने ऑब्जर्वेशन देखा, हमने इंक्वायरी देखी। देखो अब एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या होता है कि हम इवेल्युएट कर रहे हैं फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, हम इवेल्युएट कर रहे हैं फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन मेड बाय अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। एक फिनेंशियल डेटा और नॉन फिनेंशियल डेटा की रिलेशनशिप से हम जो है एक फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। एक प्लॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन फिनेंशियल डेटा एंड नॉन फिनेंशियल डेटा, उस प्लॉसिबल रिलेशनशिप की स्टडी करके हमको एक फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो हमको इवेल्युएट करना है फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन थ्रू स्टडी ऑफ, ठीक है, प्लॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन फिनेंशियल नॉन फिनेंशियल डेटा। तो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट करना। और एक होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्लक्चुएशन एंड रिलेशनशिप, एक होता है इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्लक्चुएशन एंड रिलेशनशिप। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्लक्चुएशन एंड रिलेशनशिप, फ्लक्चुएशन की जो फ्लक्चुएशन है जो डेविएट करा सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द प्रिडिक्टेड, क्या मैंने इतना फ्लक्चुएशन प्रिडिक्ट करके रखा था पर वो सिग्निफिकेंटली डेविएट हो रहा है। दूसरा रिलेशनशिप, इन्फॉर्मेशन से मेरे को कुछ ऐसी रिलेशनशिप पता चली थी पर वो इनकन्सिस्टेंट हो रही है क्योंकि हमने कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया।
ठीक है। तो देखो कुछ फ्लक्चुएशन है जो सिग्निफिकेंटली डेविएट हो रहा है, या कुछ रिलेशनशिप है जो इनकन्सिस्टेंट है। तो फ्लक्चुएशन और रिलेशनशिप को भी अंडरस्टैंड करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। तो एक तरीके से हमने क्या पढ़ा, इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड रिलेशनशिप, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्लक्चुएशन एंड रिलेशनशिप। तो इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्लक्चुएशन एंड रिलेशनशिप। तो फ्लक्चुएशन मतलब वो जो डेविएट हो रहा है, सिग्निफिकेंटली डेविएट हो रहा है फ्रॉम द प्रिडिक्टेड फ्लक्चुएशन, और रिलेशनशिप जो इनकन्सिस्टेंट थी विद द अदर इन्फॉर्मेशन। तो इवेल्युएट करना, इन्वेस्टिगेट करना, ये एनालिटिकल प्रोसीजर में कवर है। फिर आता है रीकैलकुलेशन। तो रीकैलकुलेशन का मतलब क्या होता है कि हम एरिथमेटिकल एक्यूरेसी देख रहे हैं। रीकैलकुलेशन बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, हम एरिथमेटिकल एक्यूरेसी देख रहे हैं, ठीक है। अब चेकिंग द एरिथमेटिकल एक्यूरेसी वो होता है हमारा रीकैलकुलेशन। फिर आती है बात रीपरफॉर्मेंस की। तो हम जो है ऐसे केस में रीपरफॉर्मेंस हम इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रोसीजर और कंट्रोल बाय द ऑडिटर, मतलब कि ऑडिटर खुद ही इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है। एरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना रीकैलकुलेशन, खुद से ही आगे होकर एग्जीक्यूट करना प्रोसीजर रीपरफॉर्मेंस। फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब जब हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते हैं तो वो किस में हेल्प करता है, वो आपको असर्शंस, ठीक है, एड्रेसिंग असर्शंस करने में हेल्प करते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन हेल्प इन एड्रेसिंग असर्शंस। तो इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर, रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी में तो हमने डिटेल में देखा, इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ, इंस्पेक्शन में भी कुछ एग्जांपल देखे, ऑब्जर्वेशन में भी हमने देखा कि जब हम प्रोसीजर, ठीक है, कंट्रोल प्रोसीजर, परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल, कि कंट्रोल पर्टिकुलर परफॉर्म प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ऑब्जर्वेशन से हमने देखा। स्टॉक काउंट की प्रोसीजर एंड इंक्वायरी की बात है तो इंक्वायरी में भी हमने डिटेल में समझा था कि हम कोई सी भी इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्सन से ले सकते हैं, एंटिटी के अंदर बाहर जो भी है, ठीक है, वो रिटर्न में हो सकती है, ओरल हो सकती है। ओरल है तो हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और कभी कल को मना कर दिया तो रिफ्यूज़ल भी जो है ये वो भी एक ऑडिट एविडेंस है कुछ केसेस में। अब रिस्पॉन्स आता है तो उसको जो इवेल्युएट करना वो भी एक इंक्वायरी का ही इंटीग्रल पार्ट है। तो इंक्वायरी का भी इंटीग्रल पार्ट है और इंक्वायरी से आपको कभी कभी न्यू और डिफरेंट एविडेंस मिल जाता है। फिर एनालिटिकल प्रोसीजर हमने पढ़ा, फिर रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन देखा। एक आखिरी जो छोटा सा टॉपिक है हम वो देख लेते हैं। इसके बाद हम जो है वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट और ऑडिटर एक्सपर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमको इंक्वायरी करनी चाहिए। देखो एक पढ़ा है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। देखो अभी तक हमने क्या देखा, जहाँ पे हमने मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस देखा, साथ ही साथ हमने किस तरीके से मेथड से हम ऑडिट एविडेंस गैदर करता है यही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो है अब हम रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस देखेंगे। तो रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस बहुत ईजी है। पहले अपन घर की बात करते हैं। देखो एक्सटर्नल और इंडिपेंडेंट इंटरनल एविडेंस जो है वो कम रिलायबल होता है एक्सटर्नल से, मतलब एक्सटर्नल ज़्यादा रिलायबल होता है, ठीक है। तो पहले मैं ऊपर से मैं बर्ड आई व्यू से चल रहा हूँ। इंटरनल जो है लेस रिलायबल देन एक्सटर्नल, पर इंटरनल सब्जेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवनेस। अगर इंटरनल में इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल है तो ऐसे केस में इंटरनल भी रिलायबल हो जाता है। तो वो सब्जेक्ट टू वाला पॉइंट आ गया। तो इंटरनल लेस रिलायबल है एक्सटर्नल से। अब जो एक्सटर्नल एविडेंस है तो एक्सटर्नल में किस तरीके से, जैसे कि एक्सटर्नल एविडेंस जो आप गैदर करते हो, जैसे कि आपने थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लिया, अभी तो थर्ड पार्टी करी ना, इंटरनल थोड़ी ना है। साथ ही साथ जैसे कि कुछ डेटा आपको कंप्यूटर से मिला, उससे आप एनालिसिस कर रहे हो, रिपोर्ट्स मिल रही है बाहर से, ठीक है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 3D रिपोर्ट्स, थर्ड पार्टी से डेटा, ठीक है, एक्सटर्नल डेटा, कुछ रिपोर्ट्स मिल रही है, उसको एनालाइज करना, राइट। ये एक्सटर्नल सोर्सेस है। तो इंटरनल सोर्सेस लेस रिलायबल, पर वो सब्जेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवनेस। अब ये बात आ गई इंटरनल एविडेंस। अब इंटरनल एविडेंस में भी अगर आपको चीज़ें डायरेक्ट मिले, ठीक है, तो वो ज़्यादा सही है। तो अपन ने क्या पढ़ा कि एक्सटर्नल जो है वो ज़्यादा रिलायबल होता है इंटरनल से। फिर इंटरनल में भी हमने ये बोल दिया कि सब्जेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवनेस। फिर इंटरनल में क्या बोला कि डायरेक्ट एविडेंस मिले वो ज़्यादा रिलायबल होता है इनडायरेक्ट से। अब डायरेक्ट में भी अगर डॉक्यूमेंट के थ्रू मिले तो वो ज़्यादा रिलायबल होता है। चलो डॉक्यूमेंट में मिल रहा है तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिले तो ज़्यादा रिलायबल है रादर देन फोटोकॉपी के, राइट। अब या तो फोटोकॉपी या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी के, पर वही है सब्जेक्ट इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल कि इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को तुम प्रॉपर्ली मेंटेन करते हो, एडिटिंग नहीं होती, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी चल जाएंगे। तो ये रिलायबिलिटी के हमने पॉइंट देखे कि जहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल पढ़ा, जहाँ पे हमने ये बोला कि इंटरनल भी रिलायबल होता है सब्जेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवनेस। फिर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा, डायरेक्ट ज़्यादा रिलायबल है, डायरेक्ट में भी डॉक्यूमेंट से ज़्यादा रिलायबल है ओरल की जगह, डॉक्यूमेंट में भी ओरिजिनल मिले तो ज़्यादा रिलायबल है रेदर देन फोटोकॉपी, ठीक है।
तो इसलिए बोला जाता है कि जो रिलायबिलिटी है वो डिपेंड्स होता है नेचर एंड सोर्स ऑफ एविडेंस, कि कहाँ से आपको मिल रहा है, ठीक है। तो नेचर एंड सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस पे डिपेंड करता है वो रिलायबिलिटी, राइट। अब देखो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट ये हमने IPCC में भी पढ़े थे, राइट। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, जो मैंने आपको बताया था कि इवैल्यूएट करना कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, देन इवैल्यूएट करना एक्सपर्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को, एंड देन जो है चेक करना है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क, इवैल्यूएट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क इन दी ऑडिट। अब पॉइंट ये है कि ऑडिटर जो है वो ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। अब मैनेजमेंट एक्सपर्ट मैनेजमेंट किधर एक्सपर्ट को यूज़ कर सकता है, जैसे कि एक्चुरियल वैल्यूएशन है, जैसे कि ग्रेचुइटी वैल्यूएशन है, जैसे कि कुछ लीगल एस्टीमेट या लीगल वैल्यूएशन कराओ, तो ऐसे केस में इसके लिए पर्टिकुलर डिग्री चाहिए, पर्टिकुलर एक्सपर्टीज़ चाहिए। इसलिए हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट की जो है जानकारी लेते हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट से इन्फॉर्मेशन जो है फिर गैदर करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट इन केसेस में एक्सपर्ट की हेल्प लेता है। तो आप क्या करोगे भाई, अगर इन्फॉर्मेशन आपको एक्सपर्ट से गैदर होगी तो सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन को गैदर करोगे। इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, स्टेटमेंट, इन्फॉर्मेशन फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपने गैदर करी। अब यार देखो, मैनेजमेंट को बोलोगे और मैनेजमेंट एक्सपर्ट से इन्फॉर्मेशन लेके आपको देगा, डायरेक्ट एक्सपर्ट से तो आप गैदर करने से, राइट। अब इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गई, अब आप उसको इवैल्यूएट करोगे, राइट। इवैल्यूएट करोगे, यही हमने देखा था कि इवैल्यूएट करोगे कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, इफेक्टिवनेस, ऑब्जेक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग लोगे एक्सपर्ट वर्क की, अप्रोप्रिएटनेस, ठीक है। तो देखो इन्फॉर्मेशन जो है आपने गैदर करी। अब ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगी कि आप कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग एक्सपर्ट वर्क और इवैल्यूएट दी अप्रोप्रिएटनेस, राइट। अब कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, इस पर क्वेश्चन आ गया था कि किस तरीके से आप एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को असेस करोगे, आप इवैल्यूएट करोगे, क्योंकि आपने ही बोला है कि आप इवैल्यूएट करोगे, तो किस तरीके से करोगे, सोर्सेस क्या है। तो इसका निमोनिक ये था, पर्सनल डिस्कशन विद एक्सपर्ट गेट पब्लिश्ड, पर्सनल डिस्कशन विद एक्सपर्ट गेट पब्लिश्ड। देखो एक तो होता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस, कि मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस कितना उस एक्सपर्ट के साथ, पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी देखनी, तो पहले मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उस एक्सपर्ट के साथ कैसा है। डिस्कशन, चलो ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा पर मैंने डिस्कशन करा होगा कुछ वर्क से रिलेटेड, तो मैंने उससे डिस्कशन करा, या तो मैंने किसी दूसरे से डिस्कस करा एक्सपर्ट के बारे में। एक्सपर्ट से देखो, एक तो पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, चलो नहीं है तो मैं ले जाके बात करूँगा फिर, तो डिस्कशन विद एक्सपर्ट, या एक्सपर्ट से किसी दूसरे के बारे में, हमने किसी दूसरे के थ्रू हमने एक्सपर्ट के बारे में समझा, तो डिस्कशन विद अदर अबाउट एक्सपर्ट, डिस्कशन अबाउट एक्सपर्ट विद अदर, ऐसा। फिर उसकी क्वालिफिकेशन, उसने कुछ पब्लिश करके रखे पेपर्स एंड बुक्स, वो सब देखा, तो इससे उससे कॉम्पिटेंसी पता चलती, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी पता चलती। तो देखो कैसे, पर्सनल डिस्कशन गेट पब्लिश, तो एक तो पर्सनल डिस्कशन, ठीक है, पर्सनल इंटरेक्शन, पर्सनल एक्सपीरियंस, देखो पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ एक्सपर्ट के साथ है, डिस्कशन मैंने एक्सपर्ट के साथ किया या किसी दूसरे से करा एक्सपर्ट के बारे में, पर्सनल डिस्कशन विद एक्सपर्ट की क्वालिफिकेशन और पब्लिश्ड पेपर्स और बुक्स, ये सब हमने देखा, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट्स। ये सब करने के बाद जो है अब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक्सपर्ट वर्क को। तो कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड एक्सपर्ट तो अपने सोर्सेज देखे, पर कॉम्पिटेंसी का मतलब ये होता है कि एक्सपर्टीज़, कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि किस तरीके से आप अप्लाई करते हो, एबिलिटी टू एक्सपर्टीज़, एबिलिटी टू अप्लाई दैट एक्सपर्टीज़, एंड ऑब्जेक्टिविटी। और ऑब्जेक्टिविटी में जैसे हम बोलते हैं कन्फ्लिक्ट, ऑब्जेक्टिविटी में हम क्या बोलते हैं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, या जो है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, या कभी इन्फ्लुएंस है किसी दूसरे का, तो हम ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिविटी में देखते हैं। अब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक्सपर्ट के वर्क को, राइट, अंडरस्टैंडिंग एक्सपर्ट वर्क, ठीक है। हमने सोर्सेज भी देख लिया, अब हम एक्सपर्ट वर्क को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो देखो इसमें हमने ये देखा कि अंडरस्टैंडिंग एक्सपर्ट वर्क, हम एक्सपर्ट के काम को समझ रहे हैं, हम एक्सपर्ट के वर्क को समझ रहे हैं। तो हमने ये देखा कि देखो एजम्पशन और मेथड जो एक्सपर्ट यूज़ कर रहा है वो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेप्टेड है कि नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि हम उसके वर्क को समझ रहे हैं, तो एजम्पशन और मेथड जो है वो एक्सेप्टेड है कि नहीं, उसके वर्क को समझ रहे हैं, तो उसको वर्क में काम करने में कुछ उसका एजम्पशन और मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। तो वो क्या, वो एक्सेप्टेड एजम्पशन मेथड्स है, और क्या वो अप्रोप्रिएट है टू दी FRF। तो दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है, कि वो एक्सेप्टेड है कि नहीं तुम्हारी फील्ड में, और अप्रोप्रिएटनेस फॉर दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। फिर एरिया ऑफ स्पेशलिटी, ठीक है। तो देखो प्रो स्कैम, इधर जो है निमोनिक इसका प्रो स्कैम है। अभी अपन समझते हैं प्रो स्कैम कैसे,
राइट। स्कैम में AM जो होता है असम्पशन मेथड की हमने बात कर ली, S से हो गया स्पेशलिटी, ठीक है, और C से हो गया कंप्लायंस। तो स्पेशलिटी, ठीक है, सोर्स डेटा, नेचर ऑफ सोर्स डेटा, राइट। तो आप स्कैम ही बोल दो एक तरीके से कि एस से सोर्स डेटा क्या यूज़ करते हैं, स्पेशलिटी वाला एरिया क्या है, सी से कंप्लायंस करते क्या, स्टैंडर्ड्स क्या है रेगुलेशंस का, राइट, ठीक है। ए से अजम्पशन ऑफ मेथड क्या है वो यूज़ करते हैं, राइट। और वो जो अजम्पशन ऑफ मेथड है वो जो है एप्लीकेबल है, वो एक्सेप्टेबल है, साथ ही साथ जो है क्या वो फिनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए हमको चलेगा क्या, एप्रोप्रिएट है। तो हमने क्या देखा कि देखो 3 चीज़ें, सबसे पहले कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ तो देखो हमने ये पढ़ा कि जो है अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, नहीं पहले तो कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट, दूसरा है कि अंडरस्टैंड करो एक्सपर्ट वर्क, और तीसरा है इवेल्युएट करो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क, ठीक है। उसके एक्सपर्ट वर्क मेरे ऑडिट के लिए उसके एक्सपर्ट वर्क कितना अप्रोप्रिएट है, ये अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क। तो अप्रोप्रिएटनेस के लिए आप ये देखो कि जो भी उसके फाइंडिंग और कंक्लूजन हैं वो क्या रेलेवेंट एंड रीजनेबल है, ठीक है। तो उसके जो फाइंडिंग एंड कंक्लूजन है सबसे पहले रेलेवेंट एंड रीजनेबल है, क्या वो कंसिस्टेंट है विद अदर ऑडिट एविडेंस, ठीक है। तो रेलेवेंट, रीजनेबल, जो है कंसिस्टेंस, क्या वो अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। और जो अपन फाइंडिंग्स की बात करें ना कि फाइंडिंग्स जो है वो रेलेवेंट एंड रीजनेबल है, क्या फाइंडिंग्स के लिए उसने कुछ रेलेवेंट अजम्पशंस और मेथड लगाए होंगे, तो क्या अजम्पशंस और मेथड्स रेलेवेंट और रीजनेबल है, क्या फाइंडिंग्स और कंक्लूजन रेलेवेंट एंड रीजनेबल है क्या। तो देखो इवेल्युएट करना है वर्क एज ऑडिट एविडेंस, तो सबसे पहले आप देखो कि जो भी सोर्स डेटा है वो सोर्स डेटा कंप्लीट, एक्यूरेट एंड रेलेवेंट है कि नहीं। सोर्स डेटा के बाद अजम्पशन और मेथड, जो भी अजम्पशन मेथड यूज़ कर रहे हैं वो रेलेवेंट और रीजनेबल है कि नहीं है। जो भी फाइंडिंग एंड कंक्लूजन उसके बाद आ रहा है वो रेलेवेंस एंड रीजनेबल है कि नहीं। ये जो ऑडिट एक्सपर्ट जो भी फाइंडिंग एंड कंक्लूजन निकाल रहा है, जो भी एविडेंस गैदर कर रहा है, जो भी रिलेशनशिप निकाल रहा है, वो क्या कंसिस्टेंट है विद अदर ऑडिट एविडेंस एंड क्या अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये सब चीज़ें हमको देखनी पड़ती है, राइट। तो देखो यही है कि सोर्स डेटा, ठीक है, अजम्पशन मेथड, फिर जो है फाइंडिंग और कंक्लूजन, फिर जो है कंसिस्टेंट है कि नहीं है, और अप्रोप्रिएट डिस्क्लोज है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्टेड है कि नहीं है। तो देखो जैसे कि अपने स्कैम में देखा था कि जहाँ पे भी अपने स्कैम में सोर्स डेटा पढ़ा था, तो नेचर ऑफ सोर्स डेटा, ठीक है, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी तो नहीं, कंप्लायंस ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन, फिर एजम्पशंस और मेथड्स। तो जैसे कि इसमें बोले थे एजम्पशन और मेथड जो है वो एक्सेप्टेड इन द फील्ड ऑफ एक्सपर्ट, ये हमने देखा था। तो क्या जो एक्सपर्ट की फील्ड में एक्सेप्टेड है कि नहीं और अप्रोप्रिएट है कि नहीं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए। इधर एजम्पशन और मेथड में ये बोल के रखा है कि वो रेलेवेंट एंड रीजनेबल है कि नहीं, ठीक है। वैसे ही सोर्स डेटा के बारे में हम बात करें तो सोर्स डेटा के बारे में उधर हमने जो बात करी थी वो थी कि नेचर ऑफ सोर्स डेटा, ठीक है, और इधर ये है कि कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड रिलेवेंस ऑफ सोर्स डेटा, राइट। तो रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस का ये सब हमने देखा था। इधर अजम्पशन मेथड में हमने कुछ दूसरा देखा था, जहाँ पे हमने जो है ये देखा कि पर्टिकुलर अजम्पशन और मेथड जो है वो एक्सेप्टेबल एक्सपर्ट फील्ड एक्सेप्टेड है और अप्रोप्रिएट है फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। एक बार ये देख लो, यही अजम्पशन और मेथड इधर जो है रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस में हमने देखा, राइट। तो इसलिए वो चार्ट बना के रखा है कि जो एजम्पशन और मेथड है वो रेलेवेंट एंड रीजनेबल है क्या, कि वो तब हम देखा जाता है जब अंडरस्टैंड कर रहे हैं अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क फॉर द ऑडिट पर्पस, और जो है हाँ वो अप्रोप्रिएट है क्या फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, या एक्सेप्टेड है क्या इन द एक्सपर्ट फील्ड, ये जब हम समझेंगे जब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक्सपर्ट वर्क, ठीक है। फिर कुछ रिलायबिलिटी के हमने पॉइंट देखे थे, राइट। और आखिरी में है मई 18 में एक क्वेश्चन आया था, वो एक बार हम देख लेते हैं। ये कुछ 10 पॉइंट है। ये 10 पॉइंट क्या है कि कौन कौन से मैटर है जो ऑडिट प्रोसीजर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इन केस इन्फॉर्मेशन जो है बीइंग प्रोड्यूस्ड यूजिंग वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, हमने मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज़ करके कुछ एविडेंस हमने गैदर करे थे या इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी, मतलब कि हमने मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन ली, इन्फॉर्मेशन कुछ प्रोड्यूस हुई, तो मैटर अफेक्टिंग एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अगर कोई सी इन्फॉर्मेशन मेरे को एक्सपर्ट से जनरेट हो रही है तो मेरा एंटी ऑफ कौन कौन से मैटर्स है जो मेरा एंटी अफेक्ट करेंगे। देखो पॉइंट ये है कि जब भी ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट से इन्फॉर्मेशन लेता है तो हमने सबसे पहले ये देखा था कि हम वो इवेल्युएट करते हैं, ये सब चीज़ें तो है। अभी हम देख रहे हैं कि कौन कौन से मैटर है जो हमारे एंटी को अफेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन जो है हमने मैनेजमेंट एक्सपर्ट की मदद से ली थी, ठीक है। अब देखो कौन कौन से मैटर है जो एंटी को अफेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हम एक डायग्राम बना के रखते हैं। जैसे कि एक मैनेजमेंट है, एक एक्सपर्ट है,
एक्सपर्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्टीज़ है, ठीक है, और एक्सपर्ट अपना परफॉर्मेंस करता है, ठीक है। अब हमको ये देखना पड़ता है कि जैसे कि कितना कंट्रोल और इन्फ्लुएंस है मैनेजमेंट का एक्सपर्ट के ऊपर, उससे मेरा एंटी चेंज हो जाता है। ये एक्सपर्ट की मैं और बात करूँ तो मैनेजमेंट का कितना कंट्रोल है, ठीक है, ये हो गया। ये क्या एक्सपर्ट जो मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय करा है कि मैनेज की थर्ड पार्टी ने एम्प्लॉय करा है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि भाई कितना कंट्रोल और इन्फ्लुएंस है मैनेजमेंट का एक्सपर्ट के ऊपर। पहले ये देख लो कि मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय करा है कि थर्ड पार्टी ने एम्प्लॉय करा है। अगर मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय करा है तो दूसरा पॉइंट अपन ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि कितना कंट्रोल और इन्फ्लुएंस है मैनेजमेंट का एक्सपर्ट के ऊपर। फिर जो है स्कोप, ऑब्जेक्टिव और नेचर ऑफ एक्सपर्ट वर्क। अब एक्सपर्ट का पॉइंट तो करा, ठीक है, तो स्कोप, ऑब्जेक्टिव और नेचर ऑफ एक्सपर्ट वर्क, कि एक्सपर्ट वर्क का स्कोप, ऑब्जेक्टिव, नेचर क्या है, ठीक है। फिर जो है स्कोप, ऑब्जेक्टिव और नेचर ऑफ एक्सपर्ट वर्क समझने के बाद वो भी अफेक्ट करता, हमने वो भी देखा कि एक्सपर्ट वर्क का कितना स्कोप था, क्या ऑब्जेक्टिव था एक्सपर्ट वर्क का, उसके हिसाब से हमको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्या नेचर है, हमने ये सब देखा। फिर जो है एक्सपर्ट मैटर, जिस सब्जेक्ट मैटर पे वर्क करा था, ठीक है, तो कितना कॉम्प्लेक्सिटी है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर टू विच मैनेजमेंट एक्सपर्ट रिलेट। तो एक्सपर्ट जिस सब्जेक्ट मैटर पे वर्क करा था तो वो सब्जेक्ट मैटर कितना कॉम्प्लेक्सिटी थी उस मैटर में, क्या कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट था उस मैटर में, तो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर है तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन दैट सब्जेक्ट मैटर। फिर ये देखो कि क्या एक्सपर्ट के ने जो परफॉर्मेंस करा है एज़ पर द स्टैंडर्ड, एज़ पर द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करा कि नहीं करा, राइट। तो ये तो हमने मैनेजमेंट और एक्सपर्ट की जुगलबंदी देखी, जहाँ पे मैनेजमेंट पहले तो एम्प्लॉय करता है तो या थर्ड पार्टी एम्प्लॉय करता है तो कितना कंट्रोल इन्फ्लुएंस है। फिर एक्सपर्ट का स्कोप, ऑब्जेक्टिव, नेचर क्या है कि उसका स्कोप क्या है, वो सब्जेक्ट मैटर पे अगर और एक्सपर्टीज़ है तो सब्जेक्ट मैटर जिस मैटर पे वो काम कर रहा है, जो रिलेट कर रहा है, वो सब्जेक्ट मैटर कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इसमें इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में, एंड देन जो है उसने परफॉर्मेंस एज पर द स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट करा है कि नहीं करा है। अब ऑडिटर की बात करता हूँ मैं, तो इस केस में ये देखा जाता है कि ऑडिटर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ, तो ऑडिटर का कितना नॉलेज और एक्सपीरियंस है, राइट, वो भी मेरा फ़र्क क्रिएट करता है। ऑडिटर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, फिर ऑडिटर प्रीवियस एक्सपीरियंस विद एक्सपर्ट, कि ऑडिटर का सब्जेक्ट फील्ड में कितना नॉलेज है, इस पर्टिकुलर फील्ड जो एक्सपर्ट फील्ड है, और एक्सपर्ट के साथ उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है, और एक्सपर्ट फील्ड में ऑडिटर का क्या नॉलेज है, ये सारे मैटर्स है जो अफेक्ट करते हैं, राइट। तो इस पे क्वेश्चन आया था जो हमने देखा, ठीक है, कि मैटर जो अफेक्ट करता है, जिसमें हमने पर्टिकुलर चार्ट से पढ़ा। तो इस तरीके से जो है हमने देखा कि मैटर जो अफेक्ट करता है, जहाँ पे हमने ये देखा कि वापस से रिवाइज करते हैं कि जो है मैनेजमेंट का कितना, मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय किया, थर्ड पार्टी ने एम्प्लॉय करा है, मैनेजमेंट का कितना कंट्रोल और इन्फ्लुएंस है, ठीक है, और फिर एक्सपर्ट के स्कोप, ऑब्जेक्टिव, नेचर, फिर सब्जेक्ट मैटर कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इसमें इन्वॉल्व है, परफॉर्मेंस एज पर स्टैंडर्ड्स है कि नहीं है, जो भी है, ठीक है। और फिर ऑडिटर का नॉलेज एक्सपर्ट फील्ड में, ऑडिटर का नॉलेज जो है पर्टिकुलर प्रीवियस एक्सपीरियंस जो उस एक्सपर्ट के साथ क्या है, अल्टरनेटिव कुछ सोर्स ऑफ एविडेंस है कि हमको सिर्फ एक्सपर्ट पे ही रिलाय करना पड़ेगा, ये सब हमने देखे। अब कुछ पॉइंट है जो हमने जो है क्वेश्चन करते करते निकाले थे, वो एक बार वो भी देख लेते हैं। कि जैसे कि हमने बात करके रखी थी कि भाई जब भी इनकन्सिस्टेंसी मिलती है, इनकन्सिस्टेंसी इन द सेंस कि जब एक्सपर्ट वर्क को इवेल्यूएट करते हैं कि वेदर एक्सपर्ट वर्क अप्रोप्रिएट है टू द ऑडिट पर्पस, ठीक है। तो देखो हमने कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी देखा था, फिर हमने ये देखा था कि अंडरस्टैंडिंग करी थी एक्सपर्ट वर्क की, ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग दी अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क। तो जो हम अंडरस्टैंड करते हैं ना अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क, वो अप्रोप्रिएटनेस में हम ये देखते हैं कि जो कंसिस्टेंसी है कि नहीं अदर एविडेंस के साथ। तो ऐसा बोल के रखा था क्वेश्चन में कि इन केस जो इनकन्सिस्टेंसी, अगर इनकन्सिस्टेंसी मिलती है तो ऐसे केस में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रिपोर्ट कर दोगे, अगर आप जो है अंडरस्टैंड करो एक्सपर्ट वर्क कि वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू द ऑडिटर्स वर्क, तो ऐसे केस में कभी इनकन्सिस्टेंसी मिल रही है तो ऐसे केस में रिजॉल्व करो इनकन्सिस्टेंसी, आप डिस्कशन करो, ठीक। इफ़ आफ्टर डिस्कशन टू, अगर डिस्कशन करने के बाद भी एक्सपर्ट जो है डजंट सपोर्ट, ठीक है, क्या आपने डिस्कस करा पर जो फिर भी एक्सपर्ट का वर्क है वो एक्सपर्ट का वर्क सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, जो आप भी आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिए, जो भी आपने एविडेंसेस गैदर करे, इनफैक्ट जो लीगल ओपिनियन मिली है वो जो एविडेंस गैदर करे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिए, ठीक है, लीगल ओपिनियंस ली, उससे इनकन्सिस्टेंट है, डिस्कशन करने के बाद भी वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में कोई ज़रूरी नहीं है आपको एक्सपर्ट का ओपिनियन लेने की। ऑडिटर जो है रिजेक्ट कर सकता है ओपिनियन
और अपना खुद के प्रोविज़न बना सकता है इन केस। जैसे कि वैल्यूएशन की बात करें तो एक्सपर्ट ने जैसे कि कुछ वैल्यूएशन करा, आपको लग रहा है कि वैल्यूएशन 15% के हिसाब से होना चाहिए एज पर द लॉ, पर एक्सपर्ट ने 12% से करके रखा है, तो ऐसे केस में आप बात करोगे, बोलोगे कि कंसिस्टेंसी इसको रिसॉल्व करो। एक्सपर्ट ने माना तो ठीक है, नहीं माना और आपको लग रहा है कि लीगल ओपिनियन से बहुत ही वैरी कर रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है उसको एक्सेप्ट करने की, आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो और आप अपना जो है खुद का अपने हिसाब से प्रोविज़न बना सकते हो, ठीक है। अब ऐसे 501 और 500 क्या है, जो 501 है ना वो एक एडिशनल गाइडेंस है 500 का, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, देखो विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम तो कुछ स्पेशल आइटम है, कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आइटम है जिसमें 500 तो लगता है, 501 एक एडिशनल गाइडेंस के रूप में, जो कि है इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग। इसमें जो है 501 एक एडिशनल गाइडेंस है इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग। रही बात है 620 और 500 में, तो देखो जब हम ये देखते हैं कि कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये जो हम देखते हैं तो उधर ऑडिटर इवेल्युएट करता है एक्सपर्टीज़ ऑफ ऑडिटर, एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क। तो उधर 620 में जो है ऑडिटर उधर चेक करता है, इधर जैसे इधर 500 में ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के रिस्पेक्ट में चेक करता है, वैसे ऑडिटर उधर ऑडिटर एक्सपर्ट के रिस्पेक्ट में चेक करता है। तो अभी हम जो है 620 और 500 को तो समझेंगे। हमने 500 और 501 का रिलेशन भी समझा, हमने ये भी देखा कि इनकन्सिस्टेंसी है और आपको लग रहा है कि वो मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में उसको रिजेक्ट करके आप अपना प्रोविज़न बना सकते हो। फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन से मैटर है जो एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर चेंज करेंगे, किस इफेक्ट से, किस मैटर से अफेक्ट होते हैं। फिर हमने ये देखा कि रिलायबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि इवेल्युएट करते मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को, तो स्कोप, कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव है। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपर्ट वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपर्ट वर्क कि वेदर एक्सपर्ट वर्क अप्रोप्रिएट है कि नहीं है इन ऑडिट, ये हमने देखा। फिर हमने जो है इसका जो है कंप्लायंस सब्सटैंटिव प्रोसीजर हमने जो है किस तरीके से करते, जिसमें अपन ने IOI अरे ऐसा करते हुए हमने पढ़ा था, राइट। अब जो है इसके बाद हमने जो है बाकायदा ऑडिट एविडेंस के बारे में पढ़ा, ऑडिट प्रोसीजर क्या होती है वो देखा। हमने ये भी देखा कि इन्फॉर्मेशन जो है ऑडिटर एज एन ऑडिट एविडेंस यूज़ करता है, तो इन्फॉर्मेशन कुछ तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट प्रिपेयर करता है, तो उसके केस में हमको ये सब चीज़ें इवेल्युएट करना पड़ता है। वो इवेल्युएट करना जैसे कि कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग द एक्सपर्ट वर्क एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क इन ऑडिट, वो सब हमने देखा, राइट। फिर जो है हमने मैनेजमेंट एक्सपर्ट का मतलब समझा कि वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के एक्सपर्टीज़ के अलावा सबका एक्सपर्टीज़ है, और मैनेजमेंट उसको यूज़ करता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में। और इन्फॉर्मेशन अगर एंटिटी प्रिपेयर कर रहा है तो वो एक्यूरेट है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड है कि नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। तो इस तरीके से हमने 500 सीरीज़ ओवर करी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।